कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम हाजिर हैं आज अपने 21 नंबर के वीडियो के साथ। आशा है कि हमारे पुराने दिए गए वीडियो आप देख रहे होंगे। ठीक है, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, कैरियर मेकर की प्लेलिस्ट में आए और प्लेलिस्ट में आपको 20 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि एसएससी जीडी एग्जाम की डेट भी आ गई है और दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी में आपकी एग्जाम डेट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने वीडियोस में, देखते हैं प्रश्नों। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि यदि आपको गवर्नर बनना है तो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखें, देखें जब देखें आपका राज्य में होता है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान मंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा होता है गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, देखें जो राज्य विधानमंडल है आर्टिकल 168 में इसका वर्णन किया गया है, 169 में विधान परिषद का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है और राज्यपाल आर्टिकल 153 में बताया गया है। देखें विधानसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम एज चाहिए 25 वर्ष, इसके लिए न्यूनतम एज चाहिए 30 वर्ष और इसके लिए न्यूनतम एज चाहिए 35। ये तो देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 35 ईयर, 35 वर्ष। ठीक है, जो राज्यपाल होता है तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। देश में जो काम राष्ट्रपति कर सकता है वही काम राज्य के लिए कौन करता है, राज्यपाल करता है। जिस तरह राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है उसी तरह राज्य के लिए राज्यपाल आपका क्या होता है, राज्य विधानमंडल का तीसरा अंग होता है। याद रखें कि जो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है, जो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है, ये हमने कहां से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। राज्यपाल की केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्ति होती है ये हमने प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली है कि कैसे राज्यपाल की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित इतनी बातों को आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखें जो आर्टिकल 21A है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा यानी नेसेसरी और फ्री एजुकेशन की बात करता है आर्टिकल 21A। ठीक है, तो याद रखें इसको हमने जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, देखें जो आर्टिकल 23 है वो मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध की बात करता है, श्रम पर निषेध की बात करता है। मतलब मानव का दुर्व्यापार मतलब देह रूपी व्यापार नहीं होगा और आपका किसी भी व्यक्ति को बदुआ मजदूर बना के नहीं रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, देखिए आर्टिकल 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। मतलब आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, और देखें अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में 3 बातें हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, जिस समय उसने अपराध किया था उसी के कानून के तहत सजा मिलेगी, ना पहले वाले कानून के तहत और ना बाद वाले कानून के अनुसार। और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 22 जो है ये कहता है कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध, कुछ दशाओं में आपका कुछ कंडीशन ऐसी होंगी उसमें गिरफ्तारी पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगा दी जाएगी।
ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने जा रहे हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने वाले समय को छोड़कर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, और तीसरी बात है किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने दिया जाएगा। तो ये थे आर्टिकल। तो याद रखें कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के बारे में बात करता है, 21 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, नेसेसरी और फ्री एजुकेशन। आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 यानी 2002 के तहत ये बात जोड़ी गई है। 33 में मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध की बात करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध की बात करता है। ठीक है, देखें जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है, तो याद रखें कि जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, मतलब ये कहाँ का है, भारत से संबंधित है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस जल्लीकट्टू में क्या करते हैं कि आपका जो बैल होता है रेड कलर का कपड़ा बांध दिया जाता है, और उसमें क्या है बैलों की आपस में लड़ाई करवाई जाती है, और बैलों को कंट्रोल करने के लिए बैलों को कंट्रोल किया जाता है। ये जल्लीकट्टू है, ये बहुत ही विवादास्पद रहता है। ठीक है, क्योंकि बैलों को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक लगाए जाते हैं, व्यक्ति आपको बैलों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, रेड कलर का कपड़ा बांध देते हैं बैलों की सींगों पर। ठीक है, तो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का आपका ये है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। देखें इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 2005 से शुरू हुआ था। 2009 में इसका नाम नरेगा कर दिया गया था। तो ये कार्यक्रम आपका शुरुआती समय में जब चालू हुआ था तो 100 दिन का रोजगार की बात करता था। पहले इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार दिया जाता था। और होता क्या था कि देखें इसमें बहुत सारी शर्तें थी, जैसे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको रोजगार दिया जाएगा। यदि आपको 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो अतिरिक्त भत्ता भी दे होगा। ठीक है, यदि 3-4 बच्चे हैं, 4 बच्चे से ऊपर में आपका क्या है झूला घर की व्यवस्था होगी। ठीक है, बच्चों के लिए पालनहार की व्यवस्था होगी। इसके अलावा आपका छाव में काम करने और साथ ही साथ जल पानी वानी की बेहतरीन व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ये सारी बातें रही हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना रहा है। ये पूछ रहा है कि ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपका ये योजना आ रही है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखें विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। जबकि अगर मैं कहूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनका नाम है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है स्वामीनाथन का। ठीक है, जो हरित क्रांति है वो 60 से 70 के दशक में आपका भारत में तीव्र गति से फैली थी भारत में। ठीक है, और 1966 में इसका तीव्र गति से आई थी। और हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में आपकी बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई थी। पहली बार भारत क्या हुआ था, हरित क्रांति में ही पहली बार भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ था। भारत से पहली बार क्या हुआ था, खाद्यान्नों का आपका क्या है, आपका भारत ने खाद्यान्नों दूसरे देशों को भी भेजे थे। ठीक है, तो पहली बार खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी, जिसके तहत उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था और उत्पादकता बढ़ाने पर इसमें क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुरियन का नाम लिखा है वर्गीस कुरियन, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, और श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आई थी, श्वेत क्रांति। ठीक है, अर्थशास्त्र के ये पिता हैं एडम स्मिथ, ये कौन है, इकोनॉमी के फादर हैं, अर्थशास्त्र के पिता हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित हैं एडम स्मिथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो याद रखें वॉलीबॉल में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं,
कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जो कोली है इसका जो संबंध है, ये लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य है आपका, कौन सा? ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश में दिल्ली पर शासन किया था? दिल्ली सल्तनत से प्रश्न है, तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था उसका नाम था, देखें, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत। तो दिल्ली आपका, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ये आपका 1206 से लेकर के 1526 तक चली है दिल्ली सल्तनत। इसमें वंश आए हैं, पहला वंश आया था गुलाम वंश, गुलाम, पहला वंश था गुलाम वंश, इसे ही मामलुक डायनेस्टी कहा जाता था, मामलुक वंश, मामलुक वंश, गुलाम वंश। फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर आया था सैयद वंश, सैयद वंश, और अंतिम में आया था लोदी वंश, लोदी वंश। ठीक है। जो गुलाम वंश था वो आपका चला था 1206। देखें, गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश आपका चला था, गुलाम वंश आपका चला था 1206 से 1290। ये 1290 से 1320, ये 1320 से 1414, ये 1414 से 1451, और जो लोधी वंश था 1451 से 1526 तक चला था लोधी वंश। और 1526 में ही पानीपत की पहली लड़ाई होगी, बाबर और इब्राहिम लोधी लड़ेंगे, जिसमें बाबर विजय हुआ और बाबर फिर मुगल वंश की नींव डाल देगा 1526 में। याद रखिए, पूछ रहा है 1290 से 1320, तो 1290 से 1320 कौन सा वंश था? खिलजी वंश। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश में आपका, गुलाम वंश का अन्य नाम मामलुक वंश भी था। रजिया सुल्तान का संबंध कई बार पूछा जाता है, वो गुलाम वंश या मामलुक वंश से। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से गिरफ्तार किया था। तो याद रखें, देखें, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में आपका नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, इन्हीं को 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज, देखे, क्रांति 1857 की क्रांति पूर्णतया असफल रही, लेकिन याद रखें इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला करके रख दिया। ठीक है, अंग्रेजों की जड़ें हिल गई, अंग्रेज डर गए। दूसरी बात, अंग्रेजों ने बहुत सारी, देखें, फिर रानी ने आपका क्या है, घोषणा पत्र पढ़ा था जो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी बातों पर रोक लगा दी गई थी कि भारत में जो भारत की संस्कृति है उस पर अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और गोद लेने की परंपरा, ठीक है, गोद लेना चाहते तो गोद भी आप बच्चों को ले सकते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, 1857 की क्रांति के जरिए हुई थी। तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को हुमायूं के मकबरे के पास से दिल्ली से बंदी बनाया गया था और आपका बर्मा रंगून की जेल में डाल दिया गया था, और बर्मा रंगून की जेल में डाल दिया गया था। और वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर द्वितीय की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर एक अच्छे गजलकार थे। ठीक है, आपने इब्राहिम जौक का नाम सुना होगा, गालिब का नाम सुना होगा, इन्हीं के कविता शिक्षक थे वो बहादुर शाह जफर के। कहा जाता है कि पूरी जेल में इन्होंने, बर्मा की जेल में आपके क्या है, गजलें लिख डाली थी। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां से बंदी बनाया गया था? हुमायूं के मकबरे के पास से बंदी बनाया गया था। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट, फिल्म फेस्टिवल बाजार का उद्घाटन किया? 2022 के फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या था? अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? याद रखें, भारत में पहली बार जो गरीबी रेखा की अवधारणा है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश
ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया किताब लिखी थी। और पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना भी 20 रुपए राष्ट्रीय आय भी बताई थी इसी किताब में, और पहली बार गरीबी के बारे में भी बताया था। से इनका संबंध जो है ये अर्थशास्त्र से भी संबंधित है, मत से, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो जाहिर सी बात है, इस्पात के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया का जो चरण है तो क्या होगा, पिंग आकरण का उत्पादन। याद रखें, इस्पात को आकार देना अंतिम में क्या होगा, इस्पात को साइज दिया जाएगा, यही है इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न, ठीक है। देखें, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण, यही प्रश्न है, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो याद रखिए, जब लेबल बनाए जाते हैं तो स्तरीकरण में जो प्रजातियों का वितरण है वो किया जाता है ऊर्ध्वतः। ऊर्ध्वतः आपका क्या किया जाता है, प्रजातियों का इसमें क्या किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव बने, ठीक है। तो 2022 में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, विनय मोहन क्वात्रा, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो याद रखें, विनय मोहन क्वात्रा आपके क्या बने हैं, ये विदेश सचिव बने थे 2022 में, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, को संगीत नाटक अकादमी यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखें, संगीत नाटक अकादमी से जो सम्मान दिया गया था ये थे जतिन गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जतिन गोस्वामी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए करंट के प्रश्न है, तो इसमें उस टाइम पे सीधा जो उत्तर सही था वही मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो याद रखें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन H, हीलियम He, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। हाइड्रोजन हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है। फिर ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिनाइल, सोडियम, मैग्नीशियम G, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ऐसे करके परमाणु क्रमांक आपको एटलीस्ट 60 से 70 तक के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु संख्या 12 किसकी है, मैग्नीशियम की है, Mg का क्रमांक है, ठीक है। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, मतलब जिसका आकार क्या हो, एस। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अटलांटिक महासागर आपका कैसा है, एस आकार का महासागर है, जबकि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जो कैसा है, ओ आकार का महासागर है। तो इन बातों को भी आप याद रखें। तो इस आकार का कौन सा है, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर का जो मैरियाना गर्त है, मैरियाना स्ट्रेच 11,022 मीटर जो गहरा है, सबसे बड़ा गर्त है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो जो गणेश चतुर्थी है ये कब होती है, भाद्रपद यानी भादव माह में आयोजित की जाती है। हिंदी महीनों के नाम है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक, पुष, माघ और फागुन, ठीक है। तो भाद्रपद आपका भादव को कहा जाता है, जिसमें आपका गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में ही उपज देने की किस्मों को शुरू करके हुई थी। तो याद रखें, हरित क्रांति मैंने बताया चावल और गेहूं में आपका उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। 60 से 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी। 1966 में हरित क्रांति तीव्र गति से फैली थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक डार्विन बारलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम था स्वामीनाथन, ठीक है। और हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता है। याद रखें, देश की आपका कैसी आर्थिक स्थिति को मापेगा, आपका राष्ट्रीय आय लेखा, ठीक है। तो देखें, ये थे आपके प्रश्न, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली इसी सीरीज पे, तब तक के लिए धन्यवाद।